हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। ओके, तो आज हम हमारे इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्सेशन में एक टॉपिक जो था हमारा रिलीफ अंडर सेक्शन 89। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 जो मैंने कहा था आपको हमारा थोड़ा सा पेंडिंग था, तो वो हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 विल बी अवेलेबल वेदर एन assessee is choosing default regime और ऑप्शनल रिजीम। मतलब ओल्ड रिजीम हो कि न्यू रिजीम हो, दोनों में सेक्शन 89 रिलीफ एप्लीकेबल होता है। और ये कब एप्लीकेबल होता है? इट इज एप्लीकेबल व्हेन एन assessee is charged for higher tax slab rate because of arrears or advance of salary, gratuity pension, profit in lieu of salary और arrears of फैमिली पेंशन। मतलब 3 पॉइंट यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं कि एरियर्स और एडवांस सैलरी अगर आपके प्रीवियस ईयर में आपको रिसीव हुई हो, है ना, या तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में से किसी ईयर की रिसीव हुई होगी, एडवांस होगा तो या तो फ्यूचर पीरियड की रिसीव होगी, है कि नहीं। तो अगर वो पीरियड एरियर्स का पीरियड भी अगर मोर देन इक्वल टू 12 मंथ हो तो ही रिलीफ आपको मिल सकता है। मतलब अगर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं कि अगर हम प्रीवियस ईयर 2025-26 में आपको कुछ एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड हुई है और वो एरियर्स ऑफ सैलरी थी आपकी लेट से 2019-20 की, तो 1920 में तो वो सैलरी मिली नहीं थी। और सैलरी में आप जानते हो सेक्शन 15 में कहा है ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्स होता है। बट 1920 में तो वो ना ड्यू थी ना रिसीव थी, इसलिए तो वो एरियर्स ऑफ सैलरी होती है ना। एरियर्स ऑफ सैलरी मतलब मान लो कुछ केस चल रहा था, उस केस रिलीज हुआ तो आपको एक साथ उस ईयर के 1920 के अमाउंट आपको अभी मिली है 2025-26 में। ओके, ये 6th पे 7th पे की बात होती है ना, उसमें ये सब चीजें ज्यादा होती है एरियर्स ऑफ सैलरी की। मान लो 2019-20 का बोनस था, वो बोनस रिलीज करते करते उनको आ गया प्रीवियस 2025-26, तो 25-26 में एक साथ आप अच्छी खासी अमाउंट रिसीव करोगे, एम आई राइट? यस सर। तो 25-26 में जब आप एक साथ अमाउंट रिसीव करते हो तब टैक्स स्लैब में भी अगर मान लो आपकी इनकम थी 20 लाख विदाउट एरियर्स और एरियर आने की वजह से आप 20 लाख के अबव चले जाओगे, है ना, और 20 के अबव चले जाओगे तो रेट ऑफ टैक्स भी चेंज हो जाएगा स्लैब रेट के बेसिस पे। सही बात है कि नहीं, है ना। 20 में थे तो 25% पे चले जाओगे। तो ये रीजन है कि एरियर्स ऑफ सैलरी की वजह से, या तो ग्रेजुएटी पेंशन प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी की वजह से, या तो एरियर्स ऑफ फैमिली पेंशन की वजह से, अगर आपका स्लैब रेट हाई रेट ऑफ टैक्स में चला जाता है तो आपको रिलीफ मिल सकता है अंडर सेक्शन 89। भी उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट। ओके, तो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89 व्हेन देयर इज एरियर्स और एडवांस सैलरी। मतलब पहला पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं व्हेन देयर इज एरियर्स और एडवांस सैलरी। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हो, मैंने इधर ऑलरेडी मेंशन किया कि कैलकुलेशन ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89 व्हेन एरियर्स और एडवांस सैलरी, वो कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट रिलीफ ही कर रहे हैं। टू कैलकुलेट रिलीफ फर्स्ट वी नीड टू कंप्यूट टैक्स पेएबल ऑन। मतलब देखो, एक सीधी बात बता देता हूं कि या तो उस एरियर के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर 25-26 में, सही है कि नहीं, मतलब जब वो रिसिप्ट हुआ था, या तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर 2019-20 में, उसके स्लैब रेट के बेसिस पे टैक्स पे करना चाहिए था, है कि नहीं। मतलब ऐसा समझ ले कि ड्यू बेसिस पे, अभी ड्यू तो अभी ही हुआ है, आई नो दैट, बट इट रिलेट्स टू द प्रीवियस ईयर 2019-20। तो या तो आपको रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा या तो आपको ड्यू बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, या तो मैं ऐसा कहूँ या तो आपको प्रीवियस ईयर 25-26 के बेसिस पे टैक्स रेट पे करना पड़ेगा अभी के स्लैब रेट के बेसिस पे, या तो आपको टैक्स पे करना चाहिए था 1920 के स्लैब रेट के बेसिस पे, है ना। दो में से एक जगह तो आपको टैक्स पे करना ही करना था। तो हम रिलीफ क्यों दे रहे हैं, आप ऐसा समझो कि रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स रेट्स भी चेंज हो जाते हैं, एम आई राइट। आप न्यू रिजिम की बात करो, कितने चेंजेस है ना, और 1920 में जो स्लैब रेट था वो अलग होगा। तो आप यहाँ पे टैक्स पे करो या तो यहाँ पे टैक्स पे, बट अभी चार्ज लगने वाला है आपको 25-26 में। मतलब इस केस में क्या होगा फिर
कि यहाँ पे मान लो आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है 1 लाख, यहाँ पे मान लो आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है 80,000, तो जितना एक्स्ट्रा टैक्स पे करना आता है ना बच्चों, तो उतना आपको रिलीफ मिल सकता है। ये मोटा मोटा मैंने आपको समझाया, बट एग्जैक्टली इस तरह से कैलकुलेशन ही होगा, बट आप खाली चेक करना कैसे हमने स्टेप्स को फॉलो करना है। सिंपली 4 स्टेप प्रोसेस है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लो आप रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स पे कर रहे हो, दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स और एडवांस सैलरी। मतलब आपको 25-26 की जो इनकम होगी वो तो लेनी ही लेनी है, उसमें ऐड करोगे आप एरियर्स ऑफ सैलरी या एडवांस सैलरी की इनकम। टोटल इनकम जो आएगी उसके ऊपर आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे। या तो साथ में क्या होगा, बी, मतलब अभी आप पे करोगे, मतलब 25-26 में अगर आप पे कर रहे हो टैक्स, तो 19-20 में पे नहीं करा होगा। एम आई राइट? यस सर। अगर आप 25-26 में एरियर्स पे टैक्स पे कर रहे हो, तो उसी एरियर्स पे 19-20 में आपने टैक्स नहीं पे किया होगा, तो उस टैक्स लायबिलिटी को भी कंसिडर करना है। जैसे कि टोटल इनकम आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है हमने एक्सक्लूडिंग एरियर्स और एडवांस सैलरी फॉर द ईयर इन विच सैलरी रिलेट्स। तो जिस ईयर की आपकी सैलरी थी उस ईयर की टैक्स, उस ईयर की भी आपकी इनकम की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, बट एक्सक्लूडिंग एरियर्स और एडवांस सैलरी। क्यों एक्सक्लूड किया बच्चों? क्योंकि प्रीवियस ईयर 25-26 में इंक्लूड किया है। ये होता है बच्चों रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स पे करना। कि आप कैसे पे कर रहे हो टैक्स? रिसिप्ट बेसिस पे। मतलब 25-26 में पे कर रहे हो, बट 19-20 में पे नहीं किया होगा, तो आप इन दोनों का टोटल करो। उसमें से हम माइनस करेंगे कि अगर हमने टैक्स पे अभी ना करके, मतलब 25-26 में आप टैक्स पे नहीं करके कौन से रेट पे टैक्स पे करना चाहिए था? इन द ईयर इन विच, जैसे कि कौन से ईयर की बात कर रहा था मैं, कब से? 2019-20 की। मतलब आप अभी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं इन द ईयर 2025-26 के रेट पे, बट आपको एटलीस्ट 19-20 के रेट पे तो टैक्स पे करना ही चाहिए था। दैट मीन्स उसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? जैसे कि टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर्स ऑफ एडवांस सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26, वैसे ही टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स और एडवांस सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच सैलरी रिलेट्स। मतलब आप देख सकते हो बहुत इजीली समझ में आ जाए वैसा है। इसको कह सकते हो आप ड्यू बेसिस पे टैक्स पे करना। मतलब रिसिप्ट बेसिस पे आप चेक करोगे तो मैंने क्या कंसीडर किया है? टैक्स पेएबल, मतलब हम ढूंढेंगे क्या? टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स एंड एडवांस सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। मतलब 25-26 हमारे एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बी, उसमें ऐड करेंगे हम टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर्स ऑफ एडवांस सैलरी फॉर द ईयर इन विच सैलरी रिलेट्स। क्योंकि अभी पे कर रहे हो तो तब नहीं पे किया होगा, दोनों की टोटल टैक्स लायबिलिटी करो। ए प्लस बी करेंगे हम। ए प्लस बी करने के बाद सी में हम कैलकुलेट करते हैं कि टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर्स और एडवांस सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, मतलब 25-26 में, प्लस टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स और एडवांस सैलरी फॉर द ईयर इन विच दैट सैलरी रिलेट्स। मतलब यहाँ पे हम टैक्स पेएबल कैलकुलेट करेंगे 19-20 के स्लैब रेट के बेसिस पे इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ। समझ में आ गया? इन दोनों का टोटल करो सी प्लस डी का, है ना? ये करने के बाद आपको रिलीफ बहुत इजीली मिल जाती है। दैट मीन्स ए प्लस बी, मतलब क्या क्या प्लस किया हमने? टैक्स ऑन रिसिप्ट बेसिस आप ऐड कर रहे हो, मतलब 25-26 में इंक्लूडिंग एरियर्स के बेसिस पे टैक्स गिना था, 19-20 में एक्सक्लूडिंग एरियर्स पे टैक्स गिना था। ये दोनों टैक्स को ऐड करो, उसमें से हम माइनस करेंगे सी प्लस डी, मतलब टैक्स पेएबल ऑन ड्यू बेसिस। मतलब 25-26 में एक्सक्लूडिंग एरियर्स पे आपने टैक्स कैलकुलेट किया था और 19-20 में इंक्लूडिंग एरियर्स पे आपने टैक्स पे किया था। उसमें से ये माइनस करोगे, यू विल इजीली गेट रिलीफ अंडर सेक्शन 89। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वापस एक बार रिवाइज करके सुन लो, बहुत इजी है और बहुत इजीली समझ आ भी जाता है। तो एक काम करते हैं ना, ये एरियर्स ऑफ सैलरी वाला पॉइंट क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं जो हमारे मॉड्यूल में ही अवेलेबल है बच्चों। जैसे कि एज यू कैन सी illustration number 36 in our module। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है विच इज पेज नंबर 491। ओके, तो आप जरा चेक कीजिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में।
जैसे कि सैलरी इनकम एज कॉम्प्यूटेड आफ्टर ऑल डिडक्शन, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन सब माइनस करने के बाद की सैलरी है 25,07,000 ड्यूरिंग द ईयर। एरियर्स ऑफ बोनस, तो यही हमारा रिलीफ का बेस बनता है। एरियर्स रिसीव हुआ है बच्चों विच वाज नॉट इंक्लूडेड अबव विच इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ईयर 18-19, फाइनेंशियल ईयर 18-19 मतलब असेसमेंट ईयर 19-20, ठीक है। इतना बोनस आपको मिला है एक्स्ट्रा एरियर्स वाला, तो ये आने की वजह से रिलीफ एप्लीकेबल हो जाता है बच्चों, ध्यान रहे। असेस्ड इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19, आपको 18-19 की इनकम भी ऑलरेडी बता दी है, जिसमें सिर्फ सैलरी इनकम कंसीडर की गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑन 25th March 2026 अमाउंट डिपॉजिटेड इन पीपीएफ अकाउंट विच वाज 50,000, और ये तो अभी 25-26 में आपने डिपॉजिट किया है, तो 80C आ सकता है। कब आ सकता है? जब आप ओल्ड रिजीम फॉलो करते हो, है ना। डिफॉल्ट रिजीम हो तो आपको ये आने की जरूरत नहीं है। तो मेरी इच्छा ऐसी है कि क्वेश्चन हम डिफॉल्ट रिजीम से ही करें, तो इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है विच इज ऑल्सो फॉर द प्रीवियस 25-26 ओनली, तो टोटल इनकम गिनने में इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, आप देख सकते हो आपको टैक्स रेट्स भी दिए गए हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20 विच इज दिस, हमारे ओल्ड रिजीम जैसा ही सेम स्लैब रेट है। ओके, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट रिलीफ अंडर सेक्शन 89। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको चाहिए टैक्स पेएबल फॉर द ईयर 25-26 प्रीवियस ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर 26-27, जिसमें आप एरियर्स ऐड करोगे। वो करने के लिए पहले आपको टोटल इनकम तो ढूंढनी पड़ेगी ना, तो टैक्स पेएबल की बात बाद में करते हैं, पहले हम टोटल इनकम ढूंढ लेते हैं। पहले हम ढूंढेंगे टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स फॉर 25-26, फिर टोटल इनकम ढूंढनी पड़ेगी एक्सक्लूडिंग एरियर्स फॉर द ईयर असेसमेंट ईयर 19-20, देन वी विल कैलकुलेट टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर्स फॉर द एडवांस सैलरी और एरियर्स ऑफ सैलरी फॉर द ईयर 25-26, और टोटल इनकम हमको ढूंढनी है इंक्लूडिंग एरियर्स और एडवांस सैलरी फॉर द ईयर 19-20। तो पहले चारों स्टेज की इनकम कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमको बाद में उसका टैक्स पेएबल कैलकुलेट हो सकता है। तो मैंने एक यहाँ पे अच्छा सा फॉर्मेट आपके लिए बना के रखा है कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम का, है ना, जिसमें पर्टिकुलर्स आप देख सकते हो मैंने क्या क्या कॉलम्स बनाए हैं। 26-27 का एक कॉलम है, 19-20 का एक कॉलम, जिसमें आपको याद होगा हमने ABCD नाम दिया था, हमने ABC और D नाम दिया था कैलकुलेशन के लिए। ए में क्या था? टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स फॉर द ईयर 25-26, तो आप टेबल में देख सकते हो, उसी को मैंने यहाँ पे A मेंशन किया है। इंक्लूडिंग एरियर्स वाला पॉइंट है 26-27, है कि नहीं? यस सर, समझ में आ गया। फिर आप देखो बी हमने क्या मेंशन किया था, एक्सक्लूडिंग एरियर्स फॉर द ईयर 19-20 की बात है, तो ये रही आपकी 19-20, उसमें एक्सक्लूडिंग एरियर्स में बी हमने मेंशन किया था, तो मैंने ए और बी यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। फिर सी क्या था बच्चों आपका? टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एरियर्स फॉर 25-26, तो आप देखो सकते हो 25-26 मतलब 26-27 में मैंने यहाँ पे सी पॉइंट लिखा है विच इज एक्सक्लूडिंग एरियर्स, वैसे ही डी पॉइंट हमने उसमें लिखा था इंक्लूडिंग एरियर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20। तो आप देख सकते हो ए, सी, बी और डी हमने कॉलम्स अलग अलग बना दिए क्योंकि बाद में कैलकुलेट करना आसान होगा। तो पहले तो आपको इनकम कैलकुलेट करनी है, इनकम मिले तो फिर आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे, है कि नहीं? तो पहले हम फटाफट इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए। चलो इनकम की बात करें तो पहले तो सैलरी इनकम ले ले। 25,07,000 कौन से ईयर के लिए है भाई? पहला हेड आपका कौन सा आता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। देख सकते हो आप सैलरी की इनकम कितनी मेंशन की थी आफ्टर ऑल डिडक्शन, 25,07,000, 25,07,000, 25,07,000, ये 26-27 की। यस सर, एरियर्स भी मिला था वो भी ऐड करते हैं, बट आपके पास यहाँ पे सैलरी इनकम भी है फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19, मतलब 9,56,000 जो सैलरी है, 9,56,000 जो सैलरी है वो आपकी 19-20 असेसमेंट ईयर की है, तो वो भी मेंशन कर देते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको एक अमाउंट तो मिल गई, जिसमें हमको ऐड करना होगा एरियर्स भी, एरियर्स ऑल्सो, एरियर्स ऑफ सैलरी एज अ बोनस रिसीव हुआ था, ठीक है। तो एरियर बच्चों कितनी अमाउंट थी?
50,000, यस सर 50,000। तो कहाँ कहाँ ऐड होगा, इंक्लूडिंग एरियर्स वाले में ही ऐड होगा ना, एक्सक्लूडिंग में थोड़ी ऐड करना है ना, एक्सक्लूडिंग में थोड़ी ऐड करना है, हमको तो इंक्लूडिंग में ही ऐड करना है। तो दोनों में जहां जहां इंक्लूडिंग मेंशन किया है वहां वहां मैंने एरियर्स भी मेंशन कर दिया। इजी, यस सर वेरी इजी। तो ये आपकी हो जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके अलावा तो कोई इनकम है नहीं। हाँ ठीक है, फिर अदर सोर्सेज की इनकम है बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, है ना। अभी अदर सोर्सेज की इनकम जो है वो कितनी है, देख लो फटाफट फटाफट, 50,000। हाँ प्रीवियस 25-26 में ही है 50,000, तो आप 50,000 यहाँ भी मेंशन करोगे और 50,000 यहाँ भी मेंशन करोगे। यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि उधर की कोई इनकम आपको मेंशन ही नहीं हुई है ना, तो वो कैसे होगा। बस हमको अभी कैलकुलेट करनी है बच्चों टोटल इनकम, हमको कैलकुलेट करनी है टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम तो आपको अभी मिल जाएगी, कौन सी बड़ी बात है सर। हाँ ग्रॉस टोटल इनकम अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको अभी मिल जाएगी, कितनी हुई थी जरा चेक कर ले, 25,07,000 प्लस 1 लाख, मतलब 26,07,000। ये आपकी होती है ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। उसमें से 50,000 खाली कम करोगे तो आपको एक्सक्लूडिंग की इनकम भी मिल जाएगी, विच इज 25,57,000, है कि नहीं। हाँ यहाँ पे टोटल करोगे बहुत इजी है, एक्सक्लूडिंग तो 9,56,000 ही आएगा और कोई इनकम उसमें है भी नहीं, है ना। और वही 9,56,000 आप 50 ऐड कर दो, 9,56,000 में आप 50 ऐड कर दो तो यू विल गेट योर इनकम 10,06,000। तो ये होती है आपकी क्या, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से बच्चों हम जनरली क्या माइनस करते हैं, डिडक्शंस माइनस करते हैं अंडर चैप्टर 6A, याद होगा आपको। यस सर अच्छे से याद है, बट मैं डिफॉल्ट रेजिम कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इसलिए मैं इधर NA लिख देता हूँ, और यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं था तो नील लिख देते हैं। इजी है, यस सर बहुत इजी। अगर इजी है तो आपकी यही जो ग्रॉस टोटल इनकम थी वही आपकी बन जाएगी टोटल इनकम, कौन सी बड़ी बात है, इजी हो गया क्वेश्चन। देखो 26,07,000 एंड 25,57,000, इधर 9,56,000, यहाँ पे 10,06,000। जो जो आपको फिगर चाहिए थी सारी की सारी फिगर आपके सामने है, वो सारी फिगर आपके सामने है, आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा काम इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब टोटल इनकम तक कंप्लीट हो गया, बट टैक्स लायबिलिटी तो कैलकुलेट करनी है ना भाई। यस सर टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है, मतलब टैक्स लायबिलिटी मुझे 26-27 के लिए इस A और C दोनों के लिए चाहिए होगी, और 19-20 के लिए B और D दोनों के लिए चाहिए होगी। तो पहले टैक्स लायबिलिटी तो ढूंढ ले, फिर हम रिलीफ की बात करेंगे। तो पहले हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं ना, यहाँ पे मैंने टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मेट भी अच्छे से बनाया हुआ है। पहले हम बात कर रहे हैं 26-27 की, जहाँ पे टोटल इनकम थी आपकी 26,07,000, यहाँ पे थी 26,07,000 और यहाँ पे थी 25,57,000। स्लैब रेट के बेसिस पे बच्चों सारे स्लैब्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, मतलब यहाँ पे नील आएगा, यहाँ पे आपको पता है 20,000 और 20,000 ही आने वाला है ना, 4 लाख का 5%, फिर अगेन 4 लाख का 5%, 10%, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 40,000 एंड 40,000, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 60,000 क्योंकि 4 लाख का 15% आता है, 60,000, ये 60,000 है भाई, वो वन गलती से आ गया है, हम उसको हटा देते हैं, हम उसको हटा देते हैं, हट गया, यस हट गया। 60,000 के बाद 80,000 क्योंकि 4 लाख का 20% होता है, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख बिकॉज इट इज 25% ऑफ 4 लाख। ओके अभी 24 लाख एंड अबव के लिए 30% टैक्स लगता है बच्चों, 24 लाख से अबव मतलब यहाँ पे अप टू 26,07,000 तक जाना है आपको,
मतलब 2,07,000 है कि नहीं, उसका 30%, मतलब टैक्स लायबिलिटी आती है 62,100। एक्सक्लूडिंग की बात करें तो 2557 था, मतलब 5,57,000, नहीं सॉरी 1,57,000 क्या 30%, मतलब आएगी 47,100। सबका टोटल कर देंगे बच्चों, तो कितना आना चाहिए, चलो पहले हम एक्सक्लूडिंग का टोटल कर देते हैं। 1,80,000, 60,000, 40,000 एंड 20,000, मतलब 3,47,100। और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो 62,100 मतलब 3,62,100 यहाँ की टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। उसके ऊपर बोला था भाई 4% कैलकुलेट करना है, तो लिख दिया मैंने 14,484। तो यहाँ पे आपका ग्रैंड टोटल आ जाएगा 584,673, सो 3,76,584 होगा। तो 347,100 का भी 4% निकालना है, तो यहाँ पे आएगा आपका 13,884। तो यहाँ पे 984 टोटल, 7 + 3 0 60, मतलब 3,60,384 आपका टोटल आया है। एक्सक्लूडिंग अगर गिने तो, इंक्लूडिंग गिने तो 376,584 आता है। आप देखो सिर्फ 50,000 का डिफरेंस इनकम में, और टैक्स में लगभग 15,000 16,000 का डिफरेंस है, तो हेवी डिफरेंस है 15 to 16। चलो ठीक है, फिर हमको सेम कैलकुलेशन करना होगा कब के लिए बच्चों, ये तो असेसमेंट ईयर आपका कौन सा था, 26-27 था ना। अभी जो आपको कैलकुलेशन करना है, दैट कैलकुलेशन इज फॉर द ईयर 1920, फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। और उसमें आपकी टोटल इनकम थी, जरा देख कर आए क्या, एक बार देख कर आते हैं, हमने कैलकुलेट किया ही था वैसे, 956 एंड 10,06,000। यस सर, पता चल गया। मतलब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 9,56,000, ये तो इंक्लूडिंग लिखा है ना मैंने, तो इंक्लूडिंग में तो 10,06,000 आना चाहिए, 10,06,000, एक्सक्लूडिंग में 9,56,000। आप देख सकते हो मैंने डी और बी लिखा है, बी और डी नहीं लिखा है, तो आप समझ जाना हमने जो लिखा है वो अच्छे से, बहुत अच्छे से लिखा है। तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है बच्चों इस पे। इनकम तो हमारी सब सही थी, टैक्स लायबिलिटी भी हमारी सब सही ही होगी। तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, को कैलकुलेशन आप कर लेना, जिसमें आपको स्लैब रेट के बेसिस पे काउंट करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से फिगर ले लेता हूँ, और ये फिगर सही है, 1,18,872 आएगी, 1,18,872 एंड 1,07,848, 1,07,848। ठीक है, दोनों बेसिस पे आपको टैक्स लायबिलिटी मिल रही बच्चों। अभी हमको ढूंढना है रिलीफ। रिलीफ में मैंने जो ऊपर लिखा था वही वापस मैंने फॉर्मेट बना रखा है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ 26-27 इंक्लूडिंग एरियर्स वाला पॉइंट था, मतलब ए, और यहाँ पे बी लिखा है मैंने टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ 1920। ठीक है, तो दोनों जगह पे मैं फिगर कैलकुलेट हमने ऑलरेडी करी है। ए मतलब ये रहा बच्चों आपका ए, 3,76,584, 3,76,584, और आपका बी जो था वो ये रहा, और आपका बी जो पॉइंट था वो ये रहा, एक्सक्लूडिंग वाला पॉइंट 1,07,848, 1,07,848। करते हैं कैलकुलेशन, पहले एबीसीडी लिख देते हैं बच्चों, है कि नहीं। डी मेरे सामने है, इंक्लूडिंग एरियर्स वाला टैक्स लायबिलिटी, वो लिख देता हूं मैं 1,18,872। और हाँ, सी भी आपके सामने है 3,60,980, 3,60,980,
60,984। बहुत रेयरली बच्चों पूछा है, ये एग्जाम में कभी पूछते नहीं है, बट फिर भी हमारे लिए ये करना बहुत जरूरी होता है कि अगर पूछ लिया तो क्या करोगे। 3,76,584 प्लस 1,07,848, इन दोनों का टोटल करेंगे। टोटल आपका आया है 4,84,432। 4,84,432। ठीक है, अभी नीचे जो हमारी दो फिगर है उसका भी टोटल कर लेते हैं। 360,984 प्लस 118,872। ठीक है, 4,79,856। ठीक है ना, हाँ 479,856। देखो आप रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स पे कर रहे हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई है, 484,432। और अगर ड्यू बेसिस पे किया होता तो 479,856 होता। दोनों का डिफरेंस हम निकाल देते हैं। 484,432 माइनस 479,856, डिफरेंस आता है 4,576। इसी 4,576 को कैसे कैलकुलेट किया, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है, लाइक दैट वी हैव कैलकुलेटेड। ये थी बच्चों रिलीफ अंडर सेक्शन 89। देखो कितना सुकून मिला है, रिलीफ मिल गई, आप मैच भी कर गए आपकी फिगर। यस सर, 4576 मैच कर गई हमारी फिगर, मतलब 4576 वाज द रिलीफ। अभी वो रिलीफ बच्चों कहाँ से मिलेगा आपको, आपकी टैक्स लायबिलिटी से ही रिलीफ मिलेगा ना। अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुझे अगर उसकी नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी हो एज पर दिस एग्जाम्पल, तो आप देखो एक बार मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि आपकी प्रैक्टिकली टैक्स लायबिलिटी आई कितनी थी फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, है ना। वो इंक्लूडिंग एरियर्स वाली फिगर पे ही जो आपकी आती है ना, वही हम टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं। प्रैक्टिकली तो वही लायबिलिटी है ना, कैलकुलेशन तो वैसा ही हुआ है। जो आपकी फिगर थी 376,584, कितनी फिगर थी ऊपर ही लिखी थी इसलिए मैंने वहीं से ले लिया, 3,76,584। इतनी आपकी टैक्स लायबिलिटी थी। तो वो रिलीफ मिलता कहाँ से, यहीं से मिलता है। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 जो आपको मिलेगा ना, वो इधर से ही मिलेगा, विच इज 4,576। तो 4,576 will be deducted from 3,76,584। उतना आपको रिलीफ मिल जाएगा और आपको जो नेट टैक्स पेएबल आने वाला है विच इज 3,72,008। ये होता है बच्चों आपका नेट टैक्स पेएबल या लायबिलिटी जो लिखो, यहाँ होती है बच्चों आपके नेट टैक्स पेएबल। अभी ये कैलकुलेशन कहाँ इम्पैक्ट करेगा बच्चों, जब हम एरियर्स ऑफ सैलरी या एडवांस ऑफ सैलरी के बारे में डिस्कशन करते हो तब करेगा। ठीक है, बट हमको पता है बच्चों के जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ना, लास्ट में राउंड ऑफ करने की परंपरा है हमारे वहाँ, है ना। तो अगर इसी को आप राउंडेड ऑफ कर दो, इसी को हम राउंड ऑफ कर दे तो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, 3,72,010 होता है ना, नियरेस्ट टू ₹10 तक राउंड ऑफ करना होता है। तो दिस इज योर सॉरी नेट टैक्स पेएबल। होप सो आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने समझा है बच्चों। थोड़ा भी डाउट जाए रिवाइज करके चेक कर लेना, है ना। थोड़ा भी डाउट जाए रिवाइज करके वेरीफाई कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडरस्टैंड करने की। ओके गाइस, दैट्स ऑल देन, मिलते हैं बच्चों ब्रेक के बाद। सी यू।